अब आ रही है मेरी वीडियो, आ रही है बेटा? देखना जरा प्लीज, एक बार और बता दो। शुरू करते हैं बस। बेटा मैं विजिबल ऑडिबल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार और कमेंट कर दो बेटा, एक बार और। सब क्लियर है? शुरू से शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है, देखो मान लो ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया जो है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, राइट? लगभग हमारी 130 करोड़ या 140 करोड़, जो भी हम लोगों की अभी पॉपुलेशन चल रही है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। ओके, तो ये सारे लोग मिलकर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी खर्चा करने वाले हैं, उसके सम टोटल को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इज दैट क्लियर? मैं समझाता हूं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो देखो बेटा, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, यहां से समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे मान लो मिस्टर ए डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो खरीद रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो ये बाय करना चाहते हैं, ओके, ये कहलाएगी इनकी डिमांड। ओके, लेकिन मिस्टर ए के साथ मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मतलब एक इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, वो सब मिलकर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने वाले हैं, उसके सम टोटल को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द सम टोटल ऑफ, इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, सम total of expenditure which which all the sectors of the economy, all the sectors of the economy of the economy of the economy are planning to incur on purchasing different goods and services, to incur on buying different goods and services, on buying different goods and services। तो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पर सारे लोग मिलकर जितना भी खर्चा करने वाले हैं, उसके सम टोटल को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ओके, एक बार और समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं। जैसे मान लो एक इकोनॉमी में होते कितने सेक्टर्स हैं? मैंने क्या बोला? सारे सेक्टर मिलकर जितना भी खर्चा करने वाले हैं। अब एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? तो सबसे पहले होता है बेटा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जितना भी खर्चा करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसको हम क्या कहेंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, आफ्टर दिस दूसरे नंबर पर होते हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स जो भी खर्चा करेंगे, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा जो सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी में, वो कौन होता है बेटा? वो होता है गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चौथा जो सेक्टर होता है इकोनॉमी में, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि मैंने वहां से कितना खरीदा और उन्होंने मुझसे कितना खरीदा, इस दोनों का डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड में कंज्यूमर का खर्चा प्लस प्रोड्यूसर का खर्चा प्लस गवर्नमेंट का खर्चा प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा। तो एग्रीगेट डिमांड इस तरीके से निकलती है। एक इकोनॉमी में सारे लोग मिलकर जितना भी खर्चा करना चाहते हैं, करने वाले हैं आने वाले टाइम में, उसके सम टोटल को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एक इकोनॉमी में 4 लोग होते हैं। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा। तो सबसे पहले क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू इनकर ऑन परचेजिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पर सारे लोग मिलकर जितना खर्चा करने वाले हैं, उसके टोटल को। तो देखो, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर,
मतलब प्राइवेट लोग कितना जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो कितना खरीदने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर्स कितना खरीदने वाले हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। इज दैट क्लियर? तो एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, चलिए, तो यहां मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सबसे पहले कंजप्शन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट कंजप्शन। क्लियर? इसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि सारे कंज्यूमर मिलकर कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने वाले हैं। ओके, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउसहोल्ड आर एबल एंड विलिंग टू बाय। इज दैट क्लियर? हाउसहोल्ड कितना खरीदने वाले हैं उसके टोटल को हम क्या बोलेंगे, आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? जितने भी प्रोड्यूसर्स नई कैपिटल एसेट्स लेने वाले हैं, जितने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स नई एसेट्स लेने वाले हैं, उसके सम टोटल को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ओके, कन्ना ठाकुर कैसे हो बेटा, सब बढ़िया? चलिए, इसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखो, गवर्नमेंट हो सकता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे या गवर्नमेंट हो सकता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर करे। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ले रही है, ओके, उसके सम टोटल को हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हमने जितना बेचा माइनस हमने वहां से कितना खरीदा। यानी कि मुझे एग्जैक्ट अपने देश की डिमांड निकालनी है, तो मैं वहां की डिमांड को माइनस करूंगा और उन लोगों ने मेरे यहां से जितना खरीदा उसको प्लस करूंगा। दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड इन चारों को मिलाकर बनता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बेटा? फटाफट कमेंट कर दो, मैं आगे बढ़ूं अगले टॉपिक पे। एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक इकोनॉमी में होने वाली पूरी डिमांड का टोटल। एक इकोनॉमी में कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है, गवर्नमेंट होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। कंज्यूमर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, प्रोड्यूसर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, गवर्नमेंट जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने हमारे यहां से खरीदा माइनस हमने वहां से खरीदा। ओके, गुड। चलिए, अगला टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल एंड कर्व। तो अब हम बात करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल कैसे बनता है और कर्व कैसे बनता है। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। जब भी मैं इसकी टेबल बनाऊंगा, स्केड्यूल का मतलब क्या होता है बेटा, टेबल। तो स्केड्यूल ऑफ ईडी, जब भी आप एग्रीगेट डिमांड की टेबल बनाओगे तो आपको कुछ एजम्पशंस ध्यान में रखनी है। वो एजम्पशन क्या क्या है? पहली एजम्पशन है कि हमारी इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। अब देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला कंज्यूमर का खर्चा, प्रोड्यूसर का खर्चा, वो जो करने वाले हैं, प्लस गवर्नमेंट का खर्चा प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब मैंने क्या एज्यूम कर लिया, मैंने एज्यूम कर लिया क्लोज इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब हुआ एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेरी इकोनॉमी में से नहीं होते। दूसरा, मैंने एज्यूम कर लिया विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट भी नहीं होगी। तो याद रखना, इन दोनों को एज्यूम करने का मतलब है कि मैंने केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी एज्यूम की है अपने यहां, कि मेरी इकोनॉमी में 4 सेक्टर नहीं है, केवल 2 सेक्टर है। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर को भी हटा दिया, मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को भी हटा दिया। इस तरह से एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला जो रह जाता है, जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे, जितने भी स्केड्यूल बनाओगे, जितने भी कर्व बनाओगे, उन सब में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम नहीं होता, केवल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। क्योंकि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में केवल 2 सेक्टर है और बाकी के 2 सेक्टर नहीं है। इज दैट क्लियर? और तीसरा हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट रन पीरियड। इसका मैं अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल आप लोगों ने अगर 11th की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो इसको केवल ऐसे समझ लो, शॉर्ट रन पीरियड वो पीरियड होता है व्हेन फिक्स्ड फैक्टर्स कुड नॉट चेंज। जब प्रोड्यूसर के फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हो सकते, उसको हम शॉर्ट रन पीरियड बोलते हैं।
तो एग्रीगेट डिमांड की तीसरी एजम्पशन यही है। अभी इसका मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है। चलिए तो देखिए जरा, एडी शेड्यूल क्या है? एडी शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग द रिलेशन ऑफ एडी विद द इनकम। एक ऐसी टेबल जो एडी और इनकम का रिलेशन बताती है। इज दैट क्लियर? तो क्या माना मैंने? देयर इज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। यानी कि मेरी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? टू सेक्टर, जिसमें केवल सी प्लस आई होता है, यानी कि कंज्यूमर होता है और प्रोड्यूसर होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। और तीसरी एजम्पशन है शॉर्ट रन पीरियड। चलिए टेबल बनाते हैं। ओके, टेबल बनाते हैं। तो देखो बेटा, एग्रीगेट डिमांड हमेशा किसके रिलेशन में पढ़ी जाती है? एग्रीगेट डिमांड हमेशा इनकम के रिलेशन में पढ़ी जाती है। ऐसा क्यों? देखो भाई, अगर मैं इस बंदे की, केवल एक बंदे की, सुनना ध्यान से, कि इसके घर में क्या क्या सामान है, इसके यहाँ फ्रिज कैसा है, इसके यहाँ टीवी कैसी है, इसके यहाँ कार कौन सी है, इसका घर कैसा बना हुआ है, अगर मैं किसी एक व्यक्ति की ये सारी डिमांड देखूं तो मैं तुरंत अंदाजा लगा देता हूं कि उसकी इनकम कितनी होगी। मतलब अगर किसी व्यक्ति की आप सारी डिमांड को देखते हो तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो उसकी इनकम कितनी है। मान लो फ्रिज उसके यहाँ बहुत महंगा है, टीवी बहुत महंगी है, कार बहुत महंगी है, हाउस बहुत महंगा है, तो ऑब्वियसली उसकी इनकम भी ज्यादा होगी। इसका मतलब कि जब भी आप सम टोटल ऑफ डिमांड करते हो, जब भी आप सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर करते हो, तो प्रोडक्ट के प्राइसेस से नहीं, इनकम से देखा जाता है। इज दैट क्लियर? इसलिए सबसे पहले हम किसी व्यक्ति की इनकम मानते हैं, और किसी भी व्यक्ति की इनकम स्टार्टिंग में कितनी होती है बेटा? जीरो। और फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ में उसकी इनकम बढ़ती है। तो इनकम को, हाँ मैं ये बता देता हूं, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। अब कई बच्चे पूछते हैं कि भैया इनकम को आई से डिनोट क्यों नहीं करते? क्योंकि आई से बेटा हम इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर चुके हैं। अब एक वर्ड एक ही चीज के लिए तो लगेगा, तो आई से इन्वेस्टमेंट को डिनोट किया जाता है और वाई से इनकम को। चलिए, तो किसी भी व्यक्ति की इनकम जो होती है वो स्टार्टिंग में जीरो होती है, किसी भी इकोनॉमी में इनकम जीरो होती है, और फिर धीरे 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 इनकम इकोनॉमी में बढ़ती है। 0, 20, 40, 60, 80। जैसे जैसे इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इकोनॉमी में लोगों की इनकम भी बढ़ती चली जाती है। इनकम और इनकम और प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जीरो है तो इनकम भी जीरो होगी, फिर प्रोडक्शन 20 है तो इनकम भी 20 होगी, प्रोडक्शन 40 है तो इनकम भी 40 होगी। इस तरीके से इनकम के बढ़ने के साथ साथ, सॉरी, प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ इनकम बढ़ती है। तो देखो, इसको आप सिंपल ऐसे समझ लो कि स्टार्टिंग में मेरी इनकम जब मैं बच्चा था जीरो थी, और धीरे 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 मैं इनकम ज्यादा कमा रहा हूं, 20 हुई, 40 हुई, 60 हुई, 80 हुई। चलिए, तो इनकम के साथ हम देखेंगे कंजप्शन का क्या रोल चलता है। अब जैसे मान लो ये भाई साहब हैं, मैं केवल एक बंदे की बात कर रहा हूं, मान लो इकोनॉमी में एक बंदा है, ये इसकी इनकम जीरो है, तो क्या इसका खर्चा भी जीरो होगा? बताओ, अगर इसकी इनकम जीरो है तो क्या इसका खर्चा भी जीरो होगा? ऐसा नहीं होगा। अगर ये व्यक्ति जिंदा है तो उधार लेके खा रहा होगा, कैसे भी खा रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कंजप्शन ये जरूर करेगा। तो याद रखना, जीरो इनकम पर कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होता। कंजप्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होती है। और मैं दूसरे पेन से इसको लिखूंगा, तो कंजप्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होती है। इज दैट क्लियर? तो मान लिया हमने कि जीरो इनकम पर भी उसका कुछ ना कुछ कंजप्शन है, और वो कंजप्शन है 20। अब देखो, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर किसी की इनकम बढ़ती है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, 0 से 20 होगी, तो आप खर्चा ज्यादा करोगे या कम करोगे? तो सिंपल सी बात है, आंसर यही होगा कि सर जब किसी की इनकम बढ़ती है तो उसका खर्चा भी बढ़ता है। तो जैसे ही इनकम 0 से 20 हुई, खर्चा 20 से 30 हो गया। जैसे ही इनकम 20 से 40 हुई, खर्चा 30 से 40 हो गया। जैसे ही इनकम 40 से 60 हुई, खर्चा 40 से 50 हो गया। जैसे ही इनकम 60 से 80 हुई, खर्चा 50 से 60 हो गया। अब यहां पर बच्चों का एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इनकम तो आपने 20-20 करके बढ़ाई है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80।
आपने इनकम तो 20-20 करके बढ़ाई है, लेकिन कंजप्शन आप 10-10 करके क्यों बढ़ा रहे हो? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो बाकी के 10 रुपए कहां गए? तो बेटा ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक व्यक्ति के पास जितनी भी इनकम आती है वो पूरी इनकम को कभी भी कंज्यूम नहीं करता, वो कुछ बढ़ी हुई इनकम का पार्ट कंजप्शन में लगाता है। लाइक 20 रुपए इसकी इनकम बढ़ी तो इसने कंजप्शन केवल 10 रुपए का बढ़ाया, बाकी के 10 रुपए इसने क्या कर लिए? सेव कर लिए। इज दैट क्लियर? तो इनकम जिस रेट से बढ़ती है कंजप्शन कभी भी उस रेट से नहीं बढ़ता। एक बार फिर से बनाऊंगा, इनकम 0, 20, 40, 60, 80। देखो आप लोगों को अगर ये चीज सिंपल रखनी है तो मेरा ये वाला शेड्यूल आप रट लेना। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है कि इनकम जो है वो लगातार प्रोडक्शन बढ़ने के कारण बढ़ती रहती है। कंजप्शन जीरो इनकम पर कभी भी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है। फिर जिस रेट से कंजप्शन बढ़ रहा है, सॉरी जिस रेट से इनकम बढ़ रही है उस रेट से कंजप्शन नहीं बढ़ेगा, वो उससे कम रेट से बढ़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो, इतना समझ में आ गया कि इनकम 20-20-20-20 बढ़ रही है, कंजप्शन 10-10-10-10 बढ़ रहा है, बाकी के 10 रुपए कहां गए? बाकी के 10 रुपए गए सेविंग में। यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे चलूं, फिर मैं इन्वेस्टमेंट बताऊं क्या होगा। एक बार कमेंट करो फटाफट जल्दी। ओके, गुड। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक बार जो इन्वेस्टमेंट आ गया फिर वो चेंज नहीं होता। कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। अब इसके रीजन, इसके पीछे रीजन है ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। एजम्पशन कहां गई हमारी एजम्पशन? एक सेकेंड, ये रही। तो ये वाली जो एजम्पशन है ना, देयर इज शॉर्ट रन पीरियड इन द इकोनॉमी। अभी अभी मैंने बताया शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज इट्स फिक्स्ड फैक्टर। प्रोड्यूसर अपने फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर पाएगा, उसे ही हम शॉर्ट रन पीरियड कहते हैं। अब जब प्रोड्यूसर चेंज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? आई हमारा क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रहता है। ओके, आ गया एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सी प्लस आई। सी और आई दोनों को ऐड कर दो तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। दैट इज 30, 40, 50, 60, 70। तो अब जब मैं इसका कर्व बनाऊंगा तो देखिएगा जरा कर्व कैसे बनेगा बेटा। सो कर्व बनेगा, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आ जाएगी बेटा इनकम, ओके। वाई एक्सिस पे आ जाएगा बेटा आपका कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं? 0, 20, 40, 60, 80। कंजप्शन हमारा 30, 40, 50, 60, इन्वेस्टमेंट 10, 10, 10, 10। तो पहले इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, कितने पर कांस्टेंट? 10 पर। क्लियर है? इसके बाद कंजप्शन। अब कंजप्शन हमेशा वाई इंटरसेप्ट से शुरू होगा। कंजप्शन कभी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, क्योंकि कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता। एक व्यक्ति का कंजप्शन जीरो हो सकता है, लेकिन एक इकोनॉमी में सारे लोगों का कंजप्शन जीरो हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए ये हमेशा ऊपर से शुरू होगा। सो दिस इज आवर सी, सो दिस इज आई, दिस इज सी, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, सी और आई को। देखो आपको भी नंबर प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जब भी एग्जाम में आए नंबर प्लॉट मत करना। सी और आई दोनों को ऐड कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा पैरेलल टू कंजप्शन कर्व। याद रखना, एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज पैरेलल टू कंजप्शन कर्व बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड हमेशा इससे ऊपर बनेगा। जरा ध्यान से देखिए, ये मैंने बनाया हुआ है आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व। क्लियर? देखो वही वाला शेड्यूल है हमारा, 0, 20, 40, 60, 80 इनकम। कंजप्शन जीरो पे जीरो नहीं होगा, 20, 30, 40, 50, 60, 10-10 करके कंजप्शन बढ़ रहा है, 20-20 करके इनकम बढ़ रही है, क्योंकि 10 रुपए कंज्यूमर सेव कर रहा है।
इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमने शॉर्ट रन पीरियड को क्या किया था, एज्यूम किया था कि हमारा जो पीरियड चल रहा है इकोनॉमी में वो शॉर्ट रन पीरियड चल रहा है। दोनों को हमने ऐड कर दिया और ये आ गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हमारा कंजप्शन, और इन दोनों को, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को जब मैंने प्लस किया ऐसे वर्टिकल, तो ये आ गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। चलिए फटाफट बताइए, ऑल क्लियर? सब बढ़िया? ऑल क्लियर या कॉन्सेप्ट सर पूरा क्लियर? दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, सो दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल एंड कर्व। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई का। ओके, तो एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, आप लोगों को एक बात बताऊं, एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है ना, वही कर्व बिल्कुल सेम इनकम का होता है। दिस इज आवर इनकम एंड दिस इज आवर एग्रीगेट सप्लाई, और ये 45 डिग्री। बन गया क्वेश्चन कि why aggregate supply is 45 degree, why aggregate supply is always equals to income, इनकम का कर्व 45 डिग्री का क्यों बनता है? बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है। चलिए बताते हैं। अब एक बात बताना मुझे, मान लो कि मैंने, ये मेरी एक फैक्ट्री है, समझना ध्यान से, मेरी फैक्ट्री के सामने पूरी इकोनॉमी में केवल 5 लोग रहते हैं, ये 5 लोग हैं। क्लियर? देखो बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तो प्लीज आप लोग ध्यान से समझना। मेरी एक छोटी सी इकोनॉमी है और ये मेरा फैक्ट्री है मेरी, इस फैक्ट्री के सामने 5 लोग रहते हैं। अब मेरी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? प्रोडक्शन। पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन होगा। ओके, मान लो मेरी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है 0, तो बताओ इन 5 की इनकम कितनी होगी? ऑब्वियसली 0। जब मैंने अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही नहीं किया तो क्या मैं इन लोगों को सैलरी दूंगा, इन लोगों को जॉब दूंगा? ऑब्वियसली नहीं दूंगा। इसलिए इनकम कितनी हो गई इनकी? 0। अब मान लो मैंने इनसे कहा कि भाई साहब मेरे यहां 20 करोड़ का प्रोडक्शन कर दो, या मैं कह रहा हूं 20,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दो। अब जब मैं इनसे प्रोडक्शन करवाऊंगा तो जितना प्रोडक्शन करवाऊंगा उतनी ये सैलरी मांगेंगे। इन्होंने कहा सर आपने 20 करोड़ के गुड्स बनवाए हैं हमसे, तो इकोनॉमी में, सुनना ध्यान से, जितने की इनकम जनरेट होगी, जितने का वैल्यू एडिशन होगा, क्लियर? ओके, वैल्यू एडिशन की बात कर रहा हूं मैं, उतना ही मैं इन लोगों को सैलरी भी दूंगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दूंगा। यानी कि अगर मैंने 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करवाया तो 20 यूनिट्स के अकॉर्डिंग इनको क्या मिल जाएगी? सैलरी मिल जाएगी। अगर मैं 40 का कराऊंगा तो इनको 40 मिल जाएगी, अगर मैं 60 का कराऊंगा तो इनको 60 मिल जाएगी, और अगर मैं 80 का कराऊंगा तो इनको 80 के अकॉर्डिंग सैलरी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। इसलिए जब मैं इनकम एक्स एक्सिस पे डालूंगा, समझना ध्यान से, जब मैं इनकम एक्स एक्सिस पे डालूंगा और एग्रीगेट सप्लाई वाई एक्सिस पे डालूंगा और दोनों बिल्कुल सेम है आमने सामने, तो क्या होगा? इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट दोनों मैच करेंगे। यहां इधर का पॉइंट, जैसे मैं बता देता हूं, 0 पे 0 यहां, इधर 20, इधर भी 20, इधर 40 तो इधर भी 40, इधर 60 तो इधर भी 60, इधर 60 तो इधर भी 60, और इधर 80 तो इधर भी 80, और हमारी जो इनकम की लाइन बनेगी वो बिल्कुल 45 डिग्री की बनेगी। तो 45 डिग्री, देखो सिंपल सा आंसर अगर मैं आप लोगों को दे दूं तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, वाई इनकम लाइन इज 45 डिग्री। तो सिंपल सा आंसर है बेटा, बिकॉज इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। चलो एक और देखो, एक और तरीका बताता हूं आपको इसको करने का। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम का फॉर्मूला होता है बेटा C+S। मतलब
अगर मेरे पास इनकम है तो या तो मैं उसको कंज्यूम करूंगा या फिर मैं उसको सेव करूंगा, राइट। ये दो ही काम होंगे इनकम के। तो इनकम या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी। इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई यानी कि जो गुड सप्लाई किया गया है वो भी या तो कंज्यूम होगा या सेव होगा। तो y इज इक्वल टू ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो इसलिए भी ये दोनों बराबर माने जाते हैं और इसीलिए ये 45 डिग्री होती है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, वो यही है। Explain the concept of aggregate supply with the help of schedule and curve. So it is the sum total of value of end goods and services which all the producer in the economy are ready to sell in a period of time. आने वाले साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेल करने के लिए रेडी है, ओके। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब टोटल आउटपुट, और जितना आउटपुट उतनी ही इनकम, इसलिए इनकम लाइन 45 डिग्री होती है। तो देखो नीचे आंसर मैंने दिया हुआ है, ये रहा। नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एएस का फॉर्मूला यही और इनकम का भी फॉर्मूला यही। तो इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं और इसलिए इनकम की लाइन 45 डिग्री की होती है। क्लियर है बेटा? फटाफट मैसेज करो। इसके बाद इसका शेड्यूल देख लो और इसका कर्व देख लो। क्लियर? जब भी आपसे एएस का शेड्यूल बनवाया जाए तो इनकम लिख दी 0, 20, 40, 60, 80, कंजप्शन लिख दिया 20, 30, 40, 50, 60। अब सेविंग निकलेगी। ठीक है, देखो मैं बना के दिखा देता हूं, कोई बात नहीं, मैं बना के दिखा देता हूं। एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल कैसे बनेगा, एक सेकेंड, खाली पेज कहां है, ये रहा। देखिए एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल कैसे बनेगा, जैसा मैंने आपको अभी बताया, हर किसी की इनकम स्टार्टिंग में कितनी होती है, 0। फिर धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ती है 20, 40, 60, 80। अच्छा, जीरो इनकम पे कंजप्शन कुछ ना कुछ जरूर होता है 20, और फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता है। लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ रही है कंजप्शन कभी उस रेट से नहीं बढ़ता, इसलिए इनकम 20-20 करके बढ़ रही है, कंजप्शन 10-10 करके। अब सेविंग निकालो, तो सेविंग कैसे निकलेगी, इनकम माइनस कंजप्शन। इनकम का फॉर्मूला सी प्लस एस होता है, तो एस का फॉर्मूला इनकम माइनस कंजप्शन हो जाएगा। और कॉमन सेंस वाली बात है कि मेरे पास 0 रुपए थे, मैंने 20 खर्च कर दिए, तो मेरी सेविंग माइनस 20 हो गई, मेरे माइनस में चला गया बैलेंस, क्योंकि एक भी रुपया नहीं था, 20 मैंने खर्च कर दिया। 20 रुपए थे, 30 मैंने खर्च कर दिए, तो माइनस 10 हो गया। 40 रुपए थे, 40 खर्च कर दिए, तो सेविंग बची 0। 60 रुपए थे, एक सेकंड, ये 50 आएगा, सॉरी ये 50 आएगा, ये 60 आएगा। 60 रुपए थे, 50 खर्च कर दिए, तो प्लस 10 बच गए मेरे पास। 80 रुपए थे, 60 खर्च कर दिए, तो 20 रुपए बच गए मेरे पास। तो ये सेविंग है। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता है, सी प्लस एस। ये शेड्यूल अगर आपसे पूछा जाए एग्रीगेट सप्लाई का तो ऐसे बना देना। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला, अरे सर ये क्या बात होती है, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला सी प्लस एस कैसे हो गया? तो एग्रीगेट सप्लाई, भाई सप्लाई का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम मार्केट में देने वाले हैं, तो वो भी या तो कंज्यूम होंगे या सेव होंगे, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला सी प्लस एस। तो सी और एस को प्लस करो, देखो सी प्लस एस इज इक्वल टू 0, सी प्लस एस इज इक्वल टू 20, सी प्लस एस इज इक्वल टू कितना, 40, सी प्लस एस इज इक्वल टू 60 और सी प्लस एस इज इक्वल टू 80। जब मैं इसको डालूंगा कर्व पे तो देखिएगा जरा कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज आवर इनकम। तो इनकम के साथ में एग्रीगेट सप्लाई को डाल रहा हूं, है ना। दिस इज आवर इनकम, तो इनकम है 0, 20, 40, 60, 80। तो इधर एग्रीगेट सप्लाई को पुट कर रहा हूं 0, 20, 40, तो 20, 40, 60, 80। ओके, सो 0 पे 0 है, इधर इनकम 0 तो एएस भी 0, इधर इनकम 20 तो एएस भी 20, 20 पे 20, 40 पे 40, 60 पे 60 और 80 पे 80। इसका मतलब ये है हमारी एएस की लाइन और यही है हमारी इनकम की लाइन, और ये हमेशा 45 डिग्री बनेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाई एएस एंड इनकम both are equal to each other
एंड वाई इनकम लाइन इज 45 डिग्री। आंसर अगर आपको स्वीट एंड सिंपल सा आंसर बताऊं, आपको 3 नंबर पूरे पूरे चाहिए। वाई इनकम इज 45 डिग्री बिकॉज y इज इक्वल टू ए एस। सिंपल आंसर, कुछ नहीं। बिकॉज आगे और बढ़ाना है, बिकॉज इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो इज इक्वल टू सी प्लस एस। जब सी प्लस एस दोनों का फॉर्मूला है तो y इज ऑलवेज इक्वल टू ए एस। फटाफट कमेंट कर दो, समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा सबको? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? और धीरे 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 खत्म करेंगे इसको हम। मतलब डेली क्लासेस लूंगा, 4 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, तो बताइए फटाफट, सब चीज बढ़िया? ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड मेरे साथ पूरा पढ़ लो तुम लोग, तो मैं सच बता रहा हूं आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको प्रॉब्लम करे। ठीक है, कल फिर से मिलेंगे शाम को 9 बजे। ओके, मैं लिंक आपको डाल दूंगा, आप लोग इसको चाहो तो बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ लाइव क्लास आने वाली है। ओके, ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।